नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आईटीआई एनसीवीटी के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। इस वीडियो में आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड थ्योरी के थर्ड सेमेस्टर का पेपर है। ये फरवरी 2018 में जो पेपर हुआ था वो है। जो स्टूडेंट अभी रिसेंटली थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि आईटीआई में बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस पेपर में से आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। जो स्टूडेंट टेक्निकल एग्ज़ाम्स की, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पेपर में कुल 50 प्रश्न है जो थर्ड सेमेस्टर के कम से कम 5 या 7 टॉपिक के हैं। तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करेंगे प्रश्नों से। प्रश्न संख्या 1 है कि रोटरी कन्वर्टर आमतौर पर उपलब्ध होता है। तो आपको बता दें, रोटरी कन्वर्टर एकमात्र ऐसी मशीन है जो एसी को डीसी में, डीसी को एसी में और यांत्रिक ऊर्जा देने पर एसी और डीसी दोनों आउटपुट हमें प्रदान कर सकता है। यानी एक मशीन है जो एसी को डीसी में भी कन्वर्ट कर देती है, डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देती है और मैकेनिकल पावर इनपुट देने पर एसी और डीसी दोनों प्रदान कर देती है। रोटरी कन्वर्टर सिंगल फेज प्रकार का भी हो सकता है और 3 फेज प्रकार का भी हो सकता है। यानी रोटरी कन्वर्टर 2 प्रकार का होता है, सिंगल फेज रोटरी कन्वर्टर, 3 फेज रोटरी कन्वर्टर। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, कि ए और बी दोनों प्रकार का होगा। यानी कि रोटरी कन्वर्टर सिंगल फेज का भी हो सकता है और 3 फेज का भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि मर्करी आर्क रेक्टिफायर का एनोड किस धातु का बना होता है। तो आपको बता दें कि ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में परिवर्तित करने के काम में आते हैं। रेक्टिफायर 2 प्रकार के सबसे ज़्यादा अपन काम में लेते हैं, एक है मर्करी आर्क रेक्टिफायर और दूसरा है मेटल रेक्टिफायर, यानी धात्विक रेक्टिफायर जो होते हैं। मर्करी आर्क रेक्टिफायर में जो एनोड होता है वो ग्रेफाइट धातु का बना हुआ होता है और इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, यानी वो ग्रेफाइट धातु का होता है, क्योंकि प्रश्न में ऑप्शन दिए गए थे कार्बन का या ग्रेफाइट का, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, कि ग्रेफाइट का होता है। अगला प्रश्न है कि हॉट कैथोड रेक्टिफायर के रूप में कौन जाना जाता है। यानी बहुत अधिक गर्म हो तो मेटल रेक्टिफायर जो होते हैं उसमें एक होता है कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर और दूसरा होता है कि टंगर लैंप रेक्टिफायर। और मर्करी आर्क रेक्टिफायर जो है ये अपना रेक्टिफायर जो डायोड रेक्टिफायर सर्किट में हाफ वेव फुल वेव में काम में लेते हैं, डायोड बनाकर जो रेक्टिफायर सर्किट बनाया जाता है वो वाला है। तो हॉट कैथोड की अगर बात करें तो टंगस्टन लैंप के जैसा एक रेक्टिफायर आता है जो हॉट कैथोड यानी तापीय उत्सर्जन के आधार पर ही काम करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, कि टंगर लैंप रेक्टिफायर जो होता है वो हॉट कैथोड के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि वह मशीन जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करती है, बदलती है, वो क्या कहलाती है। तो एसी को डीसी में परिवर्तित करने वाली मशीन कन्वर्टर कहलाती है और डीसी को एसी में परिवर्तित करने वाली मशीन इन्वर्टर कहलाती है। यानी प्रश्न पूछा गया है एसी टू डीसी, तो वो कन्वर्टर हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पूछा जाता कि डीसी को एसी में बदलने वाली मशीन क्या कहलाती है, तो इसका उत्तर बी हो जाता, इन्वर्टर कर देते हैं। अगला प्रश्न है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। अगर फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो फुल वेव रेक्टिफायर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर। तो इन दोनों में ही जो आउटपुट फ्रिक्वेंसी होती है, आउटपुट पल्सेटिंग डीसी होती है, उसकी एक रिपल फ्रिक्वेंसी होती है और वो रिपल फ्रिक्वेंसी इनपुट फ्रिक्वेंसी की 2 गुनी होती है, यानी कि वो 2 इंटू इनपुट फ्रिक्वेंसी होता है। अगर यही प्रश्न हाफ वेव के लिए पूछा जाता, फुल वेव की जगह हाफ वेव के लिए पूछा जाता, तो फिर उत्तर आ जाता इनपुट फ्रिक्वेंसी के बराबर। तो इस प्रश्न का ए उत्तर होगा कि वो 2 इंटू इनपुट फ्रिक्वेंसी होता है। अगला प्रश्न है कि किस विधि का उपयोग एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर बनाने के लिए किया जाता है। फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया है कि फुल वेव रेक्टिफायर 2 तरह के होते हैं, एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर, यानी 4 प्रतिरोधकों को 4 डायोड को ब्रिज की आकृति में जोड़ दिया जाए, और दूसरा तरीका होता है कि 2 डायोड उपयोग करके और एक सेकेंडरी से सेंटर टेप निकला हुआ ट्रांसफार्मर उपयोग में ले लें। तो दोनों विधियां होती है, यानी ब्रिज रेक्टिफायर वो भी फुल वेव का प्रकार होता है और सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला वो भी फुल वेव रेक्टिफायर का प्रकार होता है। इसलिए इस छठे प्रश्न का उत्तर होगा सी, कि ए व बी दोनों विधियां सही है।
फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए पूछा था। अगला प्रश्न है कि परिशोधन कितने प्रकार के होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ परिशोधन का मतलब फिल्टर सर्किट से लिया गया है। फिल्टर का मतलब ये होता है कि जो रेक्टिफायर से हमें आउटपुट डीसी मिली थी वो डीसी पल्सेटिंग होती है, यानी उस डीसी के मान में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। इसलिए उस पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम फिल्टर सर्किट का उपयोग करते हैं। यानी पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए फिल्टर सर्किट लगाए जाते हैं, जिसको हम हिंदी में परिशोधन कहते हैं। तो ये फिल्टर सर्किट वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं। अब इन्होंने इस प्रश्न में ऑप्शन दिया है 1, 2, 3 और 4, तो हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि फिल्टर सर्किट 4 प्रकार के होते हैं, क्योंकि फिल्टर वैसे ओवरऑल 5 प्रकार के होते हैं फिल्टर सर्किट के, जैसे एलसी फिल्टर, रजिस्टर फिल्टर, आरसी फिल्टर, सीरीज इंडक्टर और पाई टाइप, यानी कुल मिलाकर 5 तरह के फिल्टर सर्किट होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है तो अपन 4 करेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्राउलर में आपूर्ति होती है, यानी ग्राउलर को जो इनपुट दी जाती है वो कौन सी होती है। तो आपको बता दें कि ग्राउलर इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ग्राउलर की कार्यप्रणाली ठीक ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली के जैसी होती है। हम ग्राउलर के एच या वी आकृति की जो कोर होती है उस पर आर्मेचर रखते हैं और टेस्ट करते हैं, यानी आर्मेचर को किसी प्रकार का हमने कोई इनपुट नहीं दिया, फिर भी आर्मेचर में हम शॉर्ट कॉइल की जांच ग्राउलर से कर सकते हैं। तो ग्राउलर को जो अपन इनपुट सप्लाई देते हैं वो ऐसी होती है, यानी ग्राउलर इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है, इसलिए उसको हम प्रत्यावर्ती सप्लाई देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब संतुलित वाइंडिंग हो, यानी बैलेंस वाइंडिंग है, तो प्रति ग्रुप कॉइल की संख्या कितनी होगी। यानी बैलेंस वाइंडिंग में जो ग्रुप बनते हैं उस ग्रुप में कॉइल की संख्या कितनी आती है। तो हम संतुलित वाइंडिंग उसी को कहते हैं जिसमें प्रत्येक ग्रुप में कॉइल की संख्या एक समान हो। यानी कि अगर प्रत्येक ग्रुप में 3-3 कुंडलियां आ जाती है, क्योंकि जो वो वाइंडिंग बैलेंस कहलाती है। ग्रुप की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है फेज इनटू पोल। मान लीजिए कि कोई मोटर 3 फेज की वाइंडिंग के लिए रिवाइंड करनी है और उसमें 4 पोल है, तो उसमें 12 आपके ग्रुप की संख्या आ गई। एक तरह से ये कह सकते हैं कि टोटल कॉइल ग्रुप जो है वो एक तरह से 12 बन जाएंगे। अब अगर अपन बात करें इसमें फेज के लिए या पोल के लिए, तो प्रत्येक पोल जो है यानी ग्रुप जो आया तो उसमें आपके 3-3 वाइंडिंग आ गई, यानी आर वाई बी तीनों की एक कुंडलियाँ आ गई, बराबर कुंडलियाँ हो गई, इसलिए हम इसको बैलेंस वाइंडिंग कहते हैं। अनबैलेंस वाइंडिंग होता तो प्रति ग्रुप कॉइल की संख्या अलग अलग हो जाती। अगला प्रश्न है कि रिवाइंडिंग के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली वाइंडिंग कौन सी है। रिवाइंडिंग में सबसे अधिक जिस वाइंडिंग का हम उपयोग करते हैं वो एक तो है बास्केट वाइंडिंग और दूसरा है कंसेंट्रिक वाइंडिंग। यानी इस प्रश्न में आपका सकेंद्रीय वाइंडिंग जो दिया था ये भी हो सकता है और बास्केट वाइंडिंग भी हो सकता है, क्योंकि बास्केट वाइंडिंग हो चाहे सेकेंडरी वाइंडिंग हो ये आपकी एसी में ही की जाती है, लेकिन सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है ये ज़्यादातर 3 फेज सर्किट में ही की जाती है। सिंगल फेज में सेकेंडरी का उपयोग तो करते हैं लेकिन बहुत कम, इसलिए जो वाइंडिंग का उत्तर करेंगे फिर हम इस 10वें प्रश्न का ए उत्तर करेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वाइंडिंग उपयोग में ली जाती है वो है बास्केट वाइंडिंग। बास्केट वाइंडिंग का मतलब ये होता है कि प्रत्येक नेक्स्ट जो कॉइल आती है वो कॉइल क्या करती है कि जो लास्ट कॉइल थी उसकी एक लीड को एक दूसरे के ऊपर दबा देती है, इसलिए हम इसको बास्केट वाइंडिंग की तरह जानते हैं। अगला प्रश्न है कि जब कम्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर की बॉडी से जुड़ते समय टेस्ट वोल्टमीटर वाले अर्थ के लिए ग्राउलर की एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब आपका मीटर वोल्टमीटर के रूप में पढ़ना चाहिए। यानी वोल्टमीटर की रीडिंग किस प्रकार की हो। दोबारा सुन लीजिए, हम वोल्टमीटर से अर्थ की जांच कर रहे हैं। परीक्षण वोल्टमीटर वाले अर्थ के लिए, यानी अर्थ के लिए हम टेस्ट कर रहे थे ग्राउलर से कि अगर आपका कोई आर्मेचर ग्राउंड तो नहीं है। कम्यूटेटर सेगमेंट और आर्मेचर की बॉडी के साथ कनेक्ट कर रहे थे और हम अर्थ के लिए टेस्ट कर रहे थे। इस समय आपका वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होनी चाहिए यदि वाइंडिंग सही हो। तो यदि वाइंडिंग सही हो तो उसमें किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी वोल्टमीटर की रीडिंग 0 आनी चाहिए अगर सिस्टम सही है तो। लेकिन यदि वोल्टमीटर रीडिंग दर्शाता है तो फिर वो वाइंडिंग ग्राउंड है, अर्थ है। अगला प्रश्न है कि डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइल की संख्या से संबंधित स्लॉट की संख्या कितनी होगी। देखिए, डबल लेयर वाइंडिंग का मतलब होता है 2 परत वाली वाइंडिंग। 2 परत वाली वाइंडिंग का मतलब ये होता है कि वाइंडिंग के
प्रत्येक स्लॉट में डबल लेयर आती है, 2 परतें आती है। जैसे एक वाइंडिंग की एक साइड की परत और दूसरी वाइंडिंग की दूसरी साइड की परत। अब इस स्लॉट में ज़रा आप देखिए कि आपको 2 वाइंडिंग की साइड नज़र आ रही है। एक ही स्लॉट में कितनी साइड आई? 2 साइड आ जाती है। डबल लेयर का मतलब है एक स्लॉट में कितनी साइड आना, तो 2 साइड आ जाती है। एक वाइंडिंग का दूसरा एक्टिव सिरा और दूसरी वाइंडिंग का पहला एक्टिव सिरा आ जाता है। जब 2 साइड आ जाती है तो ये दोनों साइड मिलकर क्या करती है? एक कुंडली बना लेती है। यानी कि स्लॉट की संख्या जितनी होगी तो उसमें आपके कॉइल की संख्या जो होगी डबल लेयर वाइंडिंग में, तो प्रत्येक के लिए बराबर हो जाती है। यानी कॉइल की संख्या और स्लॉट की संख्या उसमें क्या होगी? बराबर हो जाएगी। कैसे? मान लीजिए कि उसमें 12 कॉइल है तो खांचों की संख्या कितनी होगी? 24। तो कॉइल के जो आपके आएंगे वो साइड कितनी हो गई? 24। तो 24 खांचों में आपकी वाइंडिंग आ जाती है। यानी स्लॉट की संख्या जो है वो कॉइल लीड के बराबर हो गई। तो अगर बात करते हैं अपन यहाँ पर डबल लेयर वाइंडिंग के लिए, तो डबल लेयर वाइंडिंग के लिए मान लीजिए कि 24 स्लॉट है। अब एक खांचे में अगर 2 कॉइल साइड आती है तो टोटल 48 कॉइल साइड की आवश्यकता हुई। यानी 48 कॉइल साइड को देखें तो हमें ज़रूरत भी कितनी कुंडलियों की हो गई? 2 कुंडलियों की, क्योंकि एक कुंडली की 2 साइड होती है। यानी 24 खांचे और 24 कुंडलियाँ बराबर हो गई। यानी कि अगर डबल लेयर वाइंडिंग में कॉइल संख्या और स्लॉट संख्या की बात करें तो वो बराबर होती है, जबकि सिंगल लेयर वाइंडिंग में कॉइल की संख्या स्लॉट की संख्या की कम होती है। अगला प्रश्न है कि फुल पिच वाइंडिंग में पिच फैक्टर का मान कितना होता है? तो आपको बता दें कि पिच के आधार पर वाइंडिंग 3 प्रकार की होती है, लॉन्ग पिच, फुल पिच और शॉर्ट पिच। यानी सबसे पहले जो होती है उसको मान लीजिए लॉन्ग पिच, उसके बाद में जो है वो है फुल पिच, और नंबर 3 पर जो है वो होती है शॉर्ट पिच। शॉर्ट पिच लॉन्ग पिच का मतलब कैसे होता है? ये होता है कि जितनी पिच आती है हम उससे कम या अधिक या उतनी मानकर जब वाइंडिंग करते हैं। मान लीजिए कि किसी समय वाइंडिंग में पोल पिच का मान 6 आता है और हम पिच 7 मानते हुए वाइंडिंग करें या 5 मानते हुए वाइंडिंग करें, तो इस आधार पर यदि 6 आई और हम 6 मानते हुए वाइंडिंग करते हैं तो वो फुल पिच कहलाती है। 6 पिच आई लेकिन हम 7 मानते हुए करते हैं तो वो लॉन्ग पिच कहलाती है। पिच का मान 6 आया लेकिन हम 5 मानते हुए अगर करते हैं तो वो शॉर्ट पिच कहलाती है। अब जब पिच आपने बदल दी तो पिच फैक्टर का मान भी बदल जाता है। पिच फैक्टर होता है कि वाइंडिंग पिच जिस पर हमने की थी और बटे जो वास्तविक आपकी पोल पिच आई थी वो। अगर बात करें अपन फुल पिच के लिए, तो फुल पिच का मतलब होता है जितनी पिच आई हमने उतनी पिच पर वाइंडिंग कर दी, तो पिच फैक्टर का मान कितना हो गया? इकाई। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 1। लेकिन यदि यही प्रश्न आपसे पूर्ण पिच की बजाय लॉन्ग पिच के लिए पूछ लिया जाता तो इकाई से अधिक हो जाता और इसका उत्तर कर देते सी। यदि यही आपसे शॉर्ट पिच के लिए पूछ लिया जाता तो पिच फैक्टर का मान होता इकाई से कम, उत्तर कर देते बी। वैसे बता दें आपको सबसे ज़्यादा शॉर्ट पिच वाइंडिंग का ही उपयोग किया जाता है। यानी सबसे अधिक जिस वाइंडिंग का उपयोग किया जा रहा है वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग है और इसमें पिच फैक्टर का मान इकाई से कम होता है। अगला प्रश्न है कि डबल केज इंडक्शन मोटर में वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है? डबल केज इंडक्शन मोटर के वाइंडिंग में आपसे यानी एक तरह से रोटर वाइंडिंग की संख्या पूछी गई है। तो रोटर में 2 वाइंडिंग होती है और दोनों वाइंडिंग समांतर में जुड़ी होती है, यानी जिनको हम 2 बार कहते हैं एक तरह से, वो होती है। और ये दोनों बार आपस में शॉर्ट सर्किटेड रहती है और समांतर में संयोजित होती है। एक को हम आउटर केज, एक को हम इनर केज कहते हैं। एक उच्च प्रतिरोध निम्न इंडक्टेंस की और दूसरा निम्न प्रतिरोध उच्च इंडक्टेंस की होती है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार की पिच का उपयोग आमतौर पर रिवाइंडिंग के दौरान अपने लाभ के कारण किया जाता है? यानी सबसे अधिक किस प्रकार की वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है? तो अभी हमने प्रश्न पढ़ा था कि सबसे अधिक जिस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है वो है शॉर्ट पिच वाइंडिंग, यानी छोटे पिच की वाइंडिंग सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। ये उत्तर आएगा। इसका कारण ये है कि कॉपर की बचत हो जाती है लंबाई कम होने से, जिससे कॉपर लॉस कम हो जाता है। अगला प्रश्न है कि 3 फेज के स्टेटर रिवाइंडिंग में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली फील्ड कौन सी है या किस प्रकार की वाइंडिंग है? तो ये प्रश्न हमने अभी पहले पढ़ा था। सबसे अधिक जिस वाइंडिंग का उपयोग किया जाता है वो बास्केट वाइंडिंग कहलाती है। इसका उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न है कि ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होगी? ल्यूमिनस फ्लक्स को हिंदी में प्रदीप्ति फ्लक्स कहा जाता है और प्रदीप्ति फ्लक्स को
ल्यूमन में मापा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सी। ये जो कैंडल पावर होती है ये एक मानक मोमबत्ती की तुलना करते हैं तब मापा जाता है, और या हम इसको ज्योति तीव्रता की इकाई कह सकते हैं। ये लक्स जो है ये प्रदीप्ति की इकाई होती है, यानी ओनली ल्यूमिनस ऑप्शन पूछा जाता तो हम लक्स इकाई कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार मीटर कैंडल जो दिया है ये भी उसी का हो जाता, यानी प्रदीप्ति का हो जाता। अगला प्रश्न है कि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है? 18वां प्रश्न है, ज्योति तीव्रता की इकाई पूछी गई है। देखो, प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता एक ही बात है, और इसकी एक इकाई जो होती है और वो होती है कैंडेला, यानी कि कैंडेला इसकी इकाई होती है। लेकिन इस प्रश्न में आपको कैंडेला का ऑप्शन ही नहीं दिया गया, ऑप्शन दिया गया ल्यूमन फ्लक्स, ल्यूमन और कैंडल पावर। तो ये जो ल्यूमन है ये प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई होती है, और कैंडल पावर जो होती है वो एक मानक मोमबत्ती की होती है। कैंडल पावर जो होती है वो अंतर्राष्ट्रीय मानक मोमबत्ती की होती है, यानी जब किसी प्रकाशीय स्रोतों की जब तुलना की जाती है तो वो कैंडल पावर में ही तुलना की जाती है। अब आपको बता दें कि जो एक सीपी यानी कैंडल पावर जो होती है वो एक ल्यूमन प्रति स्टेडियन के बराबर होती है। ये स्टेडियन ठोस कोण की इकाई होती है और 4 पाई के बराबर होती है। और जो प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई कैंडला होती है, ये कैंडला भी एक ल्यूमन प्रति स्टेडियन के बराबर होती है, यानी एक कैंडला और एक कैंडल पावर दोनों बराबर हो गई। तो कैंडल ज्योति तीव्रता की दूसरी इकाई अपन कैंडल पावर भी देंगे। अगला प्रश्न है कि सॉलिड एंगल की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई पूछी गई है। देखिए, ठोस कोण की इकाई जो होती है वो स्टेडियन होती है, और ये जो एक स्टेडियन होता है ये 4 पाई के बराबर होता है, यानी सॉलिड एंगल की इकाई स्टेडियन होती है और एक स्टेडियन जो है वो 4 पाई के बराबर। यदि आपसे इस प्रश्न में सॉलिड एंगल की जगह यानी ठोस कोण की जगह समतल कोण के बारे में पूछ लिया जाता तो फिर उत्तर होता सी, और उसकी इकाई हो जाती रेडियन। और अगर किसी चीज़ के बीच में फेज अंतर के कोण वो पूछ लिया जाता तो फिर उसका उत्तर आता डिग्री में। अगला प्रश्न है कि किस लैंप को आमतौर पर प्रकाश के लिए उपयोग किया जाता है? देखिए, जिस तरह के ऑप्शन दिए गए उसमें से सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन फिलामेंट लैंप। हम कार्बन फिलामेंट लैंप को ऊष्मा के रूप में काम में लेते हैं, यानी वाइंडिंग की जब वार्निश सुखानी हो तब काम में ले सकते हैं, या बैटरी चार्जिंग के लिए हम लोड के रूप में इसका उपयोग करते हैं। आर्क लैंप जो होता है ये सिनेमा प्रोजेक्टर में काम आता है, डीसी ऑपरेटिव होता है एक तरह से, यानी सिनेमा प्रोजेक्टर में आर्क लैंप का उपयोग किया जाता है। जो सी ऑप्शन है हमारा टंगस्टन फिलामेंट लैंप, तो इसका हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं, या यूँ कहें कि प्रकाश के लिए जिस लैंप का उपयोग करते हैं वो टंगस्टन से बने फिलामेंट लैंप होते हैं। ये 2 प्रकार के होंगे, एक तो उद्दीप्त लैंप इनकैंडिसेंट लैंप वाले, और दूसरे होते हैं गैस डिस्चार्ज लैंप जैसे ट्यूबलाइट, फ्लोरेसेंट लैंप और सोडियम वेपर लैंप। अगला प्रश्न है कि कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग कहाँ करते हैं? तो आ गया प्रश्न वापस वहीं। कार्बन फिलामेंट लैंप का उपयोग या तो बाइंडिंग में वार्निश सुखाने के लिए या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं, या बैटरी चार्ज करने के लिए हम लोड के रूप में करते हैं। तो इस प्रश्न का बी उत्तर हो जाएगा कि बैटरी चार्ज करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस लैंप का उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टर में किया जाता है? तो सिनेमा प्रोजेक्टर में तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, यानी कार्बन आर्क लैंप जो होता है वो प्रोजेक्टर के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मरकरी वेपर में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी मरकरी की वाष्प तो है ही, तो इस मरकरी वाष्प के साथ दूसरी गैस कौन सी होती है? तो दूसरी निष्क्रिय गैस होती है, और जो निष्क्रिय गैस का जो ग्रुप है वो होता है आपका आर्गन और नाइट्रोजन। यानी कि मरकरी वेपर लैंप और सोडियम वेपर लैंप में मरकरी और सोडियम की जो वाष्प होती है इसके साथ साथ कोई ना कोई निष्क्रिय गैस जरूर होती है। निष्क्रिय गैस एक होती है नाइट्रोजन और दूसरी होती है आर्गन। तो इस प्रश्न में आपको आर्गन का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए मरकरी वेपर लैंप में मरकरी के साथ आर्गन की गैस भरेंगे, बी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कि एक मरकरी वेपर लैंप में सहायक इलेक्ट्रोड का काम क्या है? सहायक इलेक्ट्रोड जो यानी एक तरह से 2 फिलामेंट होते हैं, जैसे उद्दीप्त लैंप में एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का, वैसे मरकरी वेपर लैंप सोडियम वेपर लैंप में 2 फिलामेंट होते हैं, या 2 उनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। एक मुख्य इलेक्ट्रोड होता है, एक सहायक इलेक्ट्रोड होता है। तो सहायक इलेक्ट्रोड क्या द्विधातु पत्ती वाला होता है, तो वो स्टार्टिंग में लगा रहता है, बाद में वो गर्म होकर सर्किट से हट जाता है। तो उसका काम होता है लैंप को केवल स्टार्ट करना, वो स्टार्टिंग के लिए सर्किट में जुड़ा रहता है, बाद में सर्किट से हट जाता है। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मरकरी वेपर लैंप
में बनते हैं। मरकरी वेपर लैंप के प्रकार पूछे गए थे। मरकरी वेपर लैंप के 3 प्रकार होते हैं। एक है मरकरी आर्गन, दूसरा होता है मरकरी बायोनेट कैंप और मरकरी आर्गन टंगस्टन। यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा कि MA, MB और MAT, ये जो 3 प्रकार होते हैं ये मरकरी वेपर लैंप के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो होता है उसका कार्यकारी तापमान कितना होता है। ये वैसे तो हॉट कैथोड लैंप की श्रेणी में आता है, और जो लो प्रेशर मरकरी वेपर लैंप यानी ट्यूबलाइट जो होती है वो कोल्ड कैथोड की श्रेणी में आती है। तो इसका जो कार्यकारी तापमान है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला प्रश्न है सोडियम वेपर लैंप में कौन सी गैस भरी जाती है। तो सोडियम वेपर लैंप है, इसमें सोडियम की वाष्प होगी, और सोडियम के साथ अगर दूसरी गैस की बात की जाए तो वो हो जाएगी अपनी नियॉन गैस। तो इस 27वें प्रश्न का ए उत्तर होगा कि सोडियम वेपर लैंप में इसके साथ नियॉन गैस हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि सोडियम वेपर लैंप में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो लैंप में जो इलेक्ट्रोड होते हैं 2, एक को मुख्य इलेक्ट्रोड दूसरे को सहायक इलेक्ट्रोड कहते हैं, और वो दोनों टंगस्टन के होते हैं, यानी ऑक्साइड औलेपित टंगस्टन हो जाएगा। इसका ए उत्तर होगा, यानी ऑक्साइड की उन पर परत चढ़ी होती है और वो टंगस्टन के होते हैं। अगला प्रश्न है कि सोडियम वेपर लैंप के प्रकार का रंग होता है। प्रकार नहीं है, ये लैंप के प्रकाश का रंग पूछा गया है, यानी सोडियम वेपर लैंप किस प्रकार का रंग देता है। तो सोडियम वेपर लैंप का जो प्रकाश होता है वो प्रारंभ में तो ट्यूबलाइट के जैसा होता है, यानी उसको हम हल्का नीला या हल्का सफ़ेद कह सकते हैं। लेकिन जब लैंप पूर्ण प्रकाशित हो जाता है तो लैंप येलो यानी पीले रंग का प्रकाश देता है। और आपको बता दें सोडियम वेपर लैंप एकमात्र ऐसा लैंप है जो पूर्ण प्रकाशित होने में सबसे अधिक समय लेता है। इस लैंप की दक्षता सबसे अधिक होती है, यानी लैंप पूर्ण प्रकाशित होने में सबसे अधिक समय लेगा। लैंप की दक्षता सभी लैंपों में अधिक है और सबसे अधिक प्रकाश भी देता है। तो इसका जो प्रकाश का रंग होगा वो पीले रंग का होगा। तो उत्तर कर देंगे सी कि ये हमें येलो कलर का प्रकाश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम वेपर लैंप का कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो सोडियम वेपर लैंप का कार्यकारी तापमान लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। इस प्रश्न के अनुसार ऐसा ही ऑप्शन देंगे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लैंप पूर्ण प्रकाशित होने में अधिक समय लेता है। तो ये प्रश्न हमने अभी ऊपर के समय में पढ़ा है। और समय के बारे में बात करें तो सबसे अधिक जो पूर्ण प्रकाशित होने में लैंप समय लेता है वो है सोडियम वेपर लैंप। इसका उत्तर हो जाएगा ए, सबसे अधिक समय लेता है। ये लैंप जब स्टार्ट करते हैं तो 5 से 10 मिनट का समय पूर्ण प्रकाशित होने में लेता है, यानी 5 से 10 मिनट बाद पूर्ण प्रकाशित होता है। लेकिन यदि लैंप को हमने बंद कर दिया और तुरंत ऑन करेंगे तो लैंप का प्रकाशित होने का समय और बढ़ जाता है, और फिर से पूर्ण प्रकाशित होने में लैंप 10 से 15 मिनट का समय ले लेता है, यानी अगर तुरंत ऑन करेंगे तब। अगला प्रश्न है एक सोडियम वेपर लैंप की दक्षता कितनी होती है। तो सोडियम वेपर लैंप की दक्षता सर्वाधिक होती है, और सोडियम वेपर लैंप की दक्षता 110 ल्यूमन प्रति वाट होती है वैसे। लेकिन इस प्रश्न में आपको ऑप्शन दिया गया है 85 से 105 ल्यूमन प्रति वाट की, तो हम यही ऑप्शन कर देंगे। वैसे 110 ल्यूमन प्रति वाट तक सोडियम वेपर लैंप की दक्षता होती है। अगला प्रश्न है कि एक सोडियम वेपर लैंप में आयनीकरण पोटेंशियल कितना होता है, यानी वो कौन सी वोल्टेज है जिस पर एक सोडियम वेपर लैंप में आयोनाइजेशन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए कि 5.12 वोल्ट, यानी पोटेंशियल वोल्टेज पूछी गई है जहां लैंप में गैस डिस्चार्जिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब में होता है, यानी फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है गैस के हिसाब से, यानी कौन सी गैस भरी जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो फ्लोरेसेंट लैंप में मरकरी वेपर, नियॉन, मरकरी एंड आर्गन और हीलियम एंड मरकरी, यानी किस तरह की गैस होती है। तो सोडियम वेपर लैंप फ्लोरेसेंट लैंप जो होगा तो एक ट्यूबलाइट में जो गैस होती है वो मरकरी होती है, और मरकरी के साथ साथ ऑर्गन भरी जाती है, यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि एक फ्लोरेसेंट ट्यूब में चोक का मुख्य कार्य क्या है। देखो चोक का काम होता है स्टार्टिंग धारा को कंट्रोल करना, लेकिन जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है इसकी स्टार्टिंग वोल्टेज बहुत अधिक होती है, यानी मोटर को लैंप को स्टार्ट होने के लिए बहुत अधिक वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जबकि इनकी रनिंग वोल्टेज या कार्यकारी वोल्टेज बहुत कम होती है। तो ये जो स्टार्टिंग में उच्च वोल्टेज होती है ये चोक द्वारा ही बनाई जाती है। तो चोक का काम होता है प्रारंभ में वोल्टेज को बढ़ाना, धारा को सीमित करना और बाद में वोल्टेज को कम करना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी कि उच्च वोल्टेज को प्रेरित करना और धारा को सीमित करना, ये हमारे ट्यूबलाइट में चोक का कार्य है। अगला प्रश्न है कि
चलती हुई अवस्था में यानी रनिंग कंडीशन में स्टार्टर के आर पार वोल्टेज कितनी होगी। ट्यूबलाइट के स्टार्टर के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, खैर अधूरा प्रश्न दिया था। ट्यूबलाइट के स्टार्टर में स्टार्टिंग के समय जो स्टार्टर के कॉन्टैक्ट होते हैं वो मेक और ब्रेक करते हैं। इनका काम होता है ट्यूब को स्टार्ट करवाना। ये जब मेक और ब्रेक करते हैं तो चोक में हाई इंडक्टेंस के कारण उच्च वोल्टेज उत्पन्न होती है और ट्यूब कार्यकारी वोल्टेज या आयनीकरण डिस्चार्जिंग क्रिया उसमें शुरू हो जाती है। तो जब ट्यूब स्टार्ट हो जाती है यानी ऑन हो जाती है, उसके बाद स्टार्टर का कोई काम नहीं रहता है। अगर हम स्टार्टर को निकाल भी देंगे तो ट्यूब कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन जब फिर से ट्यूब को ऑन करेंगे ऑफ करने के बाद तो नहीं हो पाएगी। तो स्टार्टर रनिंग कंडीशन में रनिंग वोल्टेज पर ही रहता है और जो इन ट्यूबलाइट की रनिंग वोल्टेज है यानी कार्यकारी वोल्टेज है वो 110 वोल्ट होती है। इसलिए जब स्टार्टर की रनिंग कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें 110 वोल्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि फ्लोरेसेंट ट्यूब की दक्षता कितनी होती है। तो वैसे फ्लोरेसेंट लैंप की दक्षता 70 ल्यूमन प्रति वाट होती है, लेकिन अगर आपको कहीं ऑप्शन दिया गया हो तो हम 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न में जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो एक है 60 ल्यूमन का और एक है 75 ल्यूमन का। तो हम उत्तर करेंगे सी कि 60 ल्यूमन प्रति वाट इसकी दक्षता होती है, यानी 60 से 65 ल्यूमन प्रति वाट ट्यूबलाइट की दक्षता होती है। अगला प्रश्न है कि लैंप प्रत्यक्ष प्रकाश देता है जब इसके फिलामेंट को गर्म किया जाता है। एक तरह से ये पूछ रहा है कि गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है। वैसे इस विधि को हम तापीय उत्सर्जन कहते हैं। लैंप में प्रकाश दो तरह से उत्पन्न होता है, एक तापीय उत्सर्जन और दूसरा गैसीय विसर्जन होता है। जिसमें तापीय उत्सर्जन यानी जो फिलामेंट गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करते हो और साथ में फिर लैंप प्रकाश देना शुरू कर दे, उनको हम इनकेंडिसेंट लैंप यानी उद्दीप्त लैंप के नाम से जानते हैं। और जो गैस डिस्चार्जिंग जो क्रिया होती है या गैस विसर्जन क्रिया होती है वो आपके गैस डिस्चार्ज लैंप होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक 40 वाट की ट्यूब का व्यास कितना होता है। सबसे पहले तो 40 वाट ट्यूब की अगर लेंथ की बात करें तो 120 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 120 सेंटीमीटर जो इसकी लेंथ होती है वो। अब इस प्रश्न में आपसे व्यास पूछा गया है तो वैसे इसका व्यास जो होता है वो 38 mm होता है। अगला प्रश्न है कि एक ट्यूब के स्टार्टर में भरी जाने वाली गैस कौन सी है। ट्यूबलाइट के स्टार्टर में जो गैस भरी जाती है वो हीलियम गैस होती है। ये बहुत ठंडी गैस होती है क्योंकि इसका काम है कि जो स्टार्टर में द्विधात्विक पत्ती होती है उसको तुरंत ठंडा करना, क्योंकि जो स्टार्टर है वो थर्मल टाइप सबसे ज़्यादा लगता है। उसमें प्रकार का दो तरह के होते हैं, एक ग्लो टाइप होता है और एक थर्मल टाइप होता है। तो उसमें स्टार्टर जो अपने होता है वो पत्तियों को गर्म ठंडा करके मेक और ब्रेक करवाता है, इसलिए हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि ट्यूब के परिपथ में कंडेंसर का उपयोग क्या है। कैपेसिटर लगाया जा रहा है एक ट्यूबलाइट के परिपथ में, तो इस कैपेसिटर का काम होता है रेडियो इंटरफेरेंस को रोकना, यानी सिग्नल का जो व्यतिकरण होता है वो नहीं होने देता, और साथ में ट्यूबलाइट के वो पावर फैक्टर सुधारने का भी काम करता है। तो इस प्रश्न का ए उत्तर हो जाएगा कि पीएफ सुधारने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि बाकी ऑप्शन तो इसमें है नहीं। और नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक परावर्तक का भीतरी कलर कौन सा होता है, यानी रिफ्लेक्टर जो होता है उसके आंतरिक जो सतह होती है उस पर कौन सा। वैसे प्रतिदीप्ति पदार्थ होता है, जिस तरह का प्रकाश हमें चाहिए हम उस तरह का ले सकते हैं, बट सामान्यतः किसी भी लैंप की अगर बात करेंगे या रिफ्लेक्टर की बात करेंगे तो वो हमेशा सफ़ेद रंग का ही होगा। तो इसका उत्तर करेंगे बी, यानी सफ़ेद रंग का होता है। अगला प्रश्न है कि एक पावर हाउस में रोशनी लगभग कितनी होनी चाहिए। पावर हाउस में यानी जहाँ सामान्यतः खुले जगह की बात हो रही है तो वहाँ पर आपकी उच्चतम प्रदीप्ति स्तर होना चाहिए, और ये 100 से 150 ल्यूमन प्रति मीटर में होता है, क्योंकि सामान्य जो आपके कार्य के लिए आवश्यक जो प्रदीप्ति का स्तर है वो 150 ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर का एरिया हो तो 150 ल्यूमन प्रदीप्ति आवश्यक होती है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पार्किंग की लाइट में रोशनी की ऊंचाई लगभग कितनी होनी चाहिए। पार्किंग लाइट में रोशनी की ऊंचाई है तो वैसे तो इन प्रश्नों को कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बट फिर भी जिस तरह से प्रश्न दिए गए तो अपन इसका उत्तर करेंगे सी कि 12 ल्यूमन प्रति घन मीटर की ऊंचाई से रोशनी जानी चाहिए या फैलाव होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जब एक रोटेटिंग मशीन को एक गैस डिस्चार्ज लैंप के अधीन आलोकित किया जाता है तो ये स्थिर प्रतीत होती है या रिवर्स यानी उल्टी दिशा में घूमती हुई लगती है। इसका कारण क्या है। देखिए, इस प्रभाव को कहते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव, यानी कोई मशीन का पार्ट जो है वो आपको विपरीत घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो हम इसको स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव के नाम से जानते हैं, और इसको हम ट्यूब स्टार्टर में कंडेंसर वगैरह लगाकर इसको कम करते हैं। ये जो ऑप्शन दिए गए थे ये गलती से ऑप्शन दे दिए, क्योंकि ऑप्शन आपको गैस के दिए गए हैं, क्योंकि इसमें से किसी गैस का कोई काम नहीं होता है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ही नहीं दिया गया था। ये जो सिद्धांत या प्रभाव जो होता है ये स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहलाता है।
अगला प्रश्न है कि ट्यूब स्टार्टर के परिपथ में कंडेंसर क्यों लगाया जाता है। तो ये प्रश्न तो फिर से रिपीट हो गया, यानी ट्यूब स्टार्टर के परिपथ में जो कंडेंसर लगता है। तो अब इसके दो ऑप्शन मिल गए आपको यहाँ पर, क्योंकि इसका एक तो काम होता है पावर फैक्टर को सुधारना, और पावर फैक्टर सुधारने का ऑप्शन तो अपन ने पहले भी देखा था, लेकिन उसके साथ साथ वो स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को भी कम करता है। तो ये दोनों ऑप्शन इसके लिए सही होगा, यानी पावर फैक्टर सुधारने के लिए भी होता है और स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव को कम करने के लिए भी होता है। अगला प्रश्न है कि एक डीसी आर्क लैंप में इलेक्ट्रोड का व्यास कितना होता है। आर्क लैंप में एक इलेक्ट्रोड धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक कहलाता है। धनात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है वो बहुत मोटा होता है और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है वो पतला होता है। तो इस प्रश्न का ए उत्तर हो जाएगा। वैसे भी अगर देखा जाए तो इस प्रश्न में ऑप्शन इसी तरीके के दिए गए, क्योंकि ये कह रहा है कि धनात्मक मोटा होता है या ऋणात्मक मोटा होता है, धनात्मक पतला होता है। अब जब धनात्मक पतला होता है तो ऋणात्मक मोटा हो जाएगा, यानी बी और सी तो एक जैसे ऑप्शन हो गए, इसलिए ये तो नहीं हो सकते। तो आपका ए उत्तर हो जाएगा कि धनात्मक इलेक्ट्रोड जो होता है वो मोटा होता है, क्योंकि वो अधिक घिसता है। अगला प्रश्न है कि डीसी आर्क लैंप में उपयोग की जाने वाली वोल्टेज कितनी है। तो डीसी आर्क लैंप है कम वोल्टेज पर स्टार्ट हो जाता है, लगभग 40 से 60 वोल्ट पर वो ऑपरेट हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एडिसन स्क्रू प्रकार का लैंप होल्डर है, उसमें बाहर की तरफ जो चूड़ीदार हिस्सा होता है उसमें कौन सी तार जुड़ती है। उससे न्यूट्रल की तार जुड़ती है। आपको होल्डर की संरचना के बारे में बता दें तो मध्य भाग में एक हिस्सा होता है, वहाँ परिपथ का फेज तार जुड़ जाता है, और जो न्यूट्रल का तार का जो काम है वो अपने इस लैंप की थ्रेड ही काम करती है, जो साइड में थ्रेड बनी होती है चूड़ियाँ वो करती है। अगला प्रश्न है कि एक गैस से भरे हुए टंगस्टन फिलामेंट लैंप में कार्यकारी तापमान कितना होता है। तो गैस भरे फिलामेंट लैंप का कार्यकारी तापमान वैसे 2300 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब ये गैस भर देते हैं तो कार्यकारी तापमान थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न में आपको डी उत्तर दिया गया है 2300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा कि गैस भरे फिलामेंट लैंप का 2300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो जाता है।